हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेशन। देखिए, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है बीपीएससी का, है ना। आई होप कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया हो। वैसे पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी टफ था, है ना, बट देखिए, हम ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते, एक तरह से मॉडरेट काइंड ऑफ थिंग हम बोल सकते हैं। और अगर टफ है भी तो वो सभी के लिए, है ना। जो भी चीज़ होगी वो सभी के लिए होगी, ऐसा नहीं है कि केवल इंडिविजुअल आपके लिए होंगी। तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आंसर की डिस्कस करने वाले हैं हमारी सेशन में, तो आप आपके आंसर्स चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, कितने नहीं है, है ना। और ज़्यादा नेगेटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाला है नहीं, है ना। तो कट ऑफ के बारे में भी हम हमारी सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कितना कट ऑफ इसका जा सकता है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम हमारे सेशन में। सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है ना। तो पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ पर बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। भारत का पहला अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात में स्थापित किया गया है। ओके, देखिए, सेमीकंडक्टर के लिए वैसे भी इंडिया काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है ताकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो सके। तो इसका जो पहला प्लांट है वो हमने कहाँ पर स्टार्ट किया है? गुजरात में स्टार्ट किया है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इरविन, एच.एस. पॉलक, डॉक्टर ग्रांट, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा था जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा इसका आंसर, है ना। तो अगर आपने गेस किया हो और आपका सही चला जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और नहीं भी गया हो तो देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका आंसर क्या होगा? एच.एस. पॉलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो I2U2 जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसके मेंबर्स कौन कौन है? तो देखो, आई किसके लिए यूज़ करते हैं हम इसमें? इंडिया और इजराइल के लिए, ठीक है। और U2 किसके लिए यूज़ करते हैं? USA और UAE के लिए। तो देख लेते हैं हम, UAE है, इजराइल है, भारत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता होगा, है ना। किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था? ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में। ओके, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो कहाँ पर? ये जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉन्फ्रेंस जो होता है ना, ये कहाँ पर हुआ था? तो अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसको आप ऐसे गेस कर सकते थे यदि आपको नहीं भी पता हो तो, है ना। तो ज़्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाइयाँ कहाँ पर चलती है? USA में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए? देखिए, इसको भी आप गेस कर सकते थे। नाटो जो इनिशिएटिव है वो किसका है? USA का है। तो यदि इसमें और भी मेंबर्स को इंक्लूड करना है, हटाना है, तो USA का कहीं ना कहीं इसमें रोल होगा, है ना। तो ऑप्शन में USA है, तो डेफिनेटली आपको USA के साथ ही जाना है, ठीक है। तो नाटो प्लस समूह में इंडिया को भी ऐड करने का जो सिफारिश है वो किसने की थी? USA ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। देखिए, अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसमें कुछ भी गेस वर्क नहीं कर सकते। तो इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को, ठीक है। और ये कहाँ से आते हैं? बल्गेरिया से आते हैं। कहाँ से आते हैं? बल्गेरिया से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो किसे चुना गया है हाल ही में? तो लिंडा याकारिनो को, ठीक है। किसको चुना गया है? लिंडा याकारिनो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी, है ना। तो महिला साक्षरता दर क्या थी ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा ना। तो 51.5%। ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, तो वो किस कला से में निपुण थी, है ना, किससे जुड़ी हुई थी? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है ना। तो जो अभी हमारा हाल ही में नया भवन बना है, संसद जो बना है, तो उसके जो वास्तुकार हैं वो कौन थे? तो पद्मश्री से सम्मानित बिमल पटेल, ठीक है। कौन थे? बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल संविधान सभा के सदस्य के चुनावों में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी की मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? 30 से 35%, 20 से 25, 10 से 15
एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन हमने हमारी पॉलिटी की सीरीज में भी डिस्कस किया था ना, कि जो संविधान सभा है उसमें जो सदस्यों को चुना गया था तो कैसे चुना गया था, उसमें पार्शियली इलेक्टेड, मतलब कुछ जो है उन्हें सीधे सीधे मतलब चुना गया था और कुछ को क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। ओके, नॉमिनेट कौन किसने किया था, प्रिंसली स्टेट्स ने, और इलेक्ट कहाँ से किया गया था, तो प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट किया गया था। ठीक है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, तो किसने दर्जा दिया है ओबीसी का, मध्य प्रदेश ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से थे। ठीक है, तो इब्न बतूता जो हमारे यहाँ जब लाइक एंशियंट टाइम्स में या मिडाइवल टाइम्स में क्या होता था, बहुत सारे लाइक फॉरेनर्स जो है ना वो आते थे, अपने खुद के कुछ डेटा यहाँ से इंडिया से कलेक्ट करके जाते थे, अपनी बुक को मेंटेन करते थे, बुक्स वगैरह लिखते थे। तो वैसे ही इब्न बतूता जो है वो भी आए थे, किसके टाइम पर आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। और कब आए थे, सॉरी कौन से देश से हैं वो, तो मोरक्को से हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई एक भविष्यवाणी के तरीके से लिया जा सकता है क्या। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या, कोई भी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 17 का आंसर क्या होगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। ठीक है, तो लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है, तो वो क्या है कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो जुड़वा ग्रह जो है वो किसको माना जाता है, शुक्र को माना जाता है। ठीक है, इसमें और अर्थ में हमारी काफ़ी सिमिलैरिटीज हमको देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है ना, तो अमेजन नदी का जो पूरा बेसिन है तो उसमें कौन सा देश आता है, वेनेजुएला, चिली या अर्जेंटीना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेनेजुएला। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुक्र शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बरहिम मंडल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है। देखिए, जो स्थानांतरणशील कृषि है तो ये क्या होता है, इसे रीजन स्पेसिफिक होती है ना, तो इसको हर रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इवन हमारा जो भारत है ना, वहाँ पर भी अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो इसे कुछ और बोला जाएगा, नॉर्थ इंडिया में देखें तो कुछ और नाम से हम बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा मैच सही है। क्या मलेशिया में इसको हम लदांग कहते हैं, रोडेशिया में मिल्पा, बांग्लादेश में चेना, एक से अधिक है उपयुक्त में से या कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लदांग हम कहते हैं कहाँ पर, मलेशिया में। ये भी टफ क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको गलत चला गया तो इट्स ओके, सभी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का गलत होगा वो, है ना। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। तो 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा, दोपहर के 2 बजेंगे। ठीक है, ग्रीनविच से 0 डिग्री पर लाइन जो है वो हमने ड्रॉ की है, जैसे कि हम पूरा हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है वो करते हैं। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करते हैं। देखिए, मल्चिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर में हम जनरली इसको यूज़ करते हैं कि जो भी खाद वगैरह और ये सब चीज़ें हैं, पत्ते वगैरह हो जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हम खेत में डाल दें, या ऑलरेडी अगर पेड़ वगैरह है तो जो पत्ते वगैरह खेत में चले जाते हैं तो वो डिकम्पोस्ट होके क्या फर्टिलाइज़र वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मल्चिंग है उसको क्या बोलते हैं, तो फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, उसे क्या कहा जाता है, तो मल्चिंग कहा जाता है। भारत में के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है ना, तो इसका सही युग्म क्या हो जाएगा, केजी बेसिन, बंगाल की खाड़ी, लूनेश क्षेत्र, गुजरात, सुरमा घाटी, असम, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। देखिए, जितनी भी हमारी ट्राइब्स हैं वो ज़्यादातर नेचर वर्शिपर्स होती है ना, जैसे पेड़, नदियाँ, इनकी पूजा करते हैं। तो जो मुंडा और संथाल हमारी ट्राइब है जो कि नागपुर में मिलती है, तो वो कौन से पेड़ की पूजा करते हैं, तो कदम्ब के पेड़ की वो पूजा करते हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ये सिंपल क्वेश्चन है ना, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ 3 उसमें हम डिवाइड करते हैं, हमारा पूरा जो एग्रीकल्चर है वो रबी सीज़न में, खरीफ सीज़न में, और एक कौन सा होता है, जायद। तो जायद में हम किसकी खेती करते हैं? तरबूज, खीरा, खरबूजा। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। देन उसके बाद 29 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये हमने डिस्कस किया था, है ना, हमारी जो MCQ सीरीज थी इसमें हमने ये किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी बुक लिखी है? द इंडियन स्ट्रगल। तो ये सही हो गया। तो हमारा आंसर भी यही होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे? नहीं, जो ब्रह्मदत्त हैं वो तीसरे सत्याग्रही थे। ये भी हमने पढ़ा है ना। पहले विनोबा भावे, सेकेंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड कौन थे? ब्रह्मदत्त। ए बैच ऑफ ऑल लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था? तो नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी बुक लिखी है? इंडियन स्ट्रगल। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो गया अधिवेशन में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? उरांव। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में होगा, है ना। नॉर्मली बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर शायद मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बताना है कि जो सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा है, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू का है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है? नहीं ऑप्शन है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में स्थापना की गई थी, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी टफ है, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किसने लिखा है ये बुक? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक। ओके। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो कौन सा आंदोलन था? ये हमने हमारी क्लास में डिस्कस किया था। चौकीदारी कर देने के लिए मना कर दिया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात थी? तो कौन थी जो वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात थी? तो अरुणा असफ अली। देखिए अगर इसका आपको आंसर नहीं भी पता होगा तो भी आप इसको गेस कर सकते थे, क्योंकि केवल इन्हीं का नाम है जिससे हम ज़्यादा फैमिलियर इन कंपैरिजन टू जो 2 अदर नेम्स हैं वो। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था हमारी MCQ सीरीज़ में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है उन्होंने कहाँ पर बनाया था? तो पुणे में बनाया था। ठीक है, और कहाँ पर केवल इनका वो नहीं था? तो बॉम्बे में नहीं था। और इसके अलावा सारी जगह पर, है ना, मतलब महाराष्ट्र के अलावा पूरे इंडिया में किसका होम रूल लीग जो है वो बहुत ही एक्टिव था? एनी बेसेंट का। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। 37 हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। कौन है संबंधित? सहजानंद सरस्वती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38 वाला। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये भी क्वेश्चन हमने इसका इसको भी हमने डिस्कस किया था हमारे 1857 का जो स्ट्रगल हमने डिस्कस किया था उस सेशन में, है ना, कि जो झांसी है उसमें जो रिवॉल्ट है उसको क्रश किसने किया था? यूरोज ने किया था। और उन्होंने ही कहा था झांसी की रानी के बारे में ये, है ना, कि केवल एक वही मर्द थी पूरे विद्रोहों में जिन्होंने मतलब बहुत ही ब्रेवली लड़ाई की थी। 39 जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री कौन थे उनकी सरकार में? जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? है ना, तो कब इसको पारित किया गया था? तो नवंबर में, है ना। कब पारित किया गया था इसको? नवंबर में। चंपारण, ये भी हमने डिस्कस किया है हमारे लेक्चर्स में, MCQ सीरीज में आई थिंक। ओके। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का
विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो किस में किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, है ना। ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा इसका आंसर, है ना। तो इन्होंने किस में किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। और ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने डिफ्रेंसिएशन किया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, रेलवे के मार्गों पर स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रेलवे मार्गों पर स्लीपर, है ना, तख्तों मांग की पूरी करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी को आपूर्ति करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। 43 का आंसर क्या होगा? भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, है ना। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, ये किसके वर्ड्स हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था? इसको भी हमने डिस्कस किया था हमारी एमसीक्यू सीरीज में, है ना। तो उन्होंने कौन सा सत्याग्रह लीड किया था? बरदौली सत्याग्रह। कहाँ पर? गुजरात में, वल्लभ भाई पटेल ने। और वहीं से इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी ना, जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। देन उसके बाद है 45 क्वेश्चन। भारत में 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। मतलब एक जगह मंदी हुई तो पूरे सभी जगहों पर असर हुआ, है ना। मंदी डायरेक्टली इंडिया में नहीं हुई थी बट उसका असर सब जगह हुआ। मंदी ने भारतीय खतिहारों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, डी वाला आंसर। 46 सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1919 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो 1992 में, है ना, जब बकायदा एक कमीशन जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। 47 एंगस मैडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना, हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था? तो कितने प्रतिशत अंशदान था इसका? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये भी टफ क्वेश्चन था काफ़ी। अब यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग में वो लगाना है ना। देखिए, विश्व विवाह अधिनियम, विश्व विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1954 में, है ना, 1954 में। ए का सेकेंड। देन उसके बाद क्या है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का था। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम कब है? 1986। मतलब इसका आंसर क्या हो रहा है? 2413, है ना, या 2413। देखो कौन सा आंसर है? 2413 सी वाला, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 48 का सी। अब देखिए 49, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, है ना। तो किसे, मतलब संविधान असेंबली तो बाद में मिली बट पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि हम इसे हमारे संविधान में ऐड या संविधान में इंक्लूड करेंगे, है ना। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। हमने कराची सेशन डिस्कस किया था, जो आईएनसी का हमारा सीरीज़ है उसमें, जिसमें कि हमने दिखा था कि जो कराची सेशन हुआ था 1931, उसमें हमने 19 फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया था। ठीक है, तो मतलब पहले से ही हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी कि हमें क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डालना है, किस तरीके से डालना है। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है ना। तो ये बुक जो है इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो धर्मपाल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 50 का सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है ना। मतलब कि जो हमारा प्रिएम्बल है उसमें जो बंधुत्व है, ये हमने डिस्कस किया था हमारे पॉलिटी के लेक्चर में, यदि आपने देखा हो तो, है ना। तो इसमें ये किसे बताता है? नागरिक के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता को, देश की एकता एवं अखंडता को, व्यक्ति की गरिमा को, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। 52, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है ना। तो ये जो है वो किसने कहा है? रंजन गोगोई ने कहा है। ठीक है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं ये। सूची 1 और सूची 2 में जो दिया गया है उसको आपको मिलाना है और बताना है ना। गरीबी हटाओ, वेट यस, है ना। तो गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जोतने वाले को भूमि और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, है ना। तो इसमें से सही आंसर किसका है वो आपको बताना है। तो गरीबी हटाओ ये किसका नारा था? इंदिरा गांधी का, है ना। कांग्रेस का नारा था जब इंदिरा गांधी थी उस समय। देन उसके बाद लोकतंत्र बचाओ, है ना। तो लोकतंत्र बचाओ किसका है? जनता दल का है। जोतने वाले को भूमि वाम मोर्चा का है। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा ये किसका है? एनटी रामा राव का। तो आंसर क्या होगा? 2314, मतलब कि बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो क्या चीज़ इनमें से निर्मित हुआ था? तो कॉमिंटर्न, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है ना। मतलब कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो कौन है ये? किसने कहा है? दीनदयाल उपाध्याय ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहारों की प्रमुख मांग कौन सी है? तो इनकी प्रमुख मांग कौन सी है? वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों का प्रवेश खोलना, बेगार का उन्मूलन, राजस्व में कमी, उपयुक्त में से एक से अधिक या कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। देन प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को देश के रूप में जाना जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी जैविक आवर्धन। अब उसके बाद है 58, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन, जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि दर। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। इन सब के ऊपर या इन सब के बेसिस पर हम जनसंख्या की क्षमता को मतलब फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद 59 क्वेश्चन क्या है? मेथेमोग्लोबिनेमिया, है ना। मतलब निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होती है? तो ये वाली जो बीमारी है वो किसके दूषित पानी पीने के कारण होती है? तो नाइट्रेट से दूषित पानी पीने के कारण ये होती है ना। इसको ब्लूबेरी सिंड्रोम भी कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो किस तरह का प्रवाह होता है परितंत्र में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एक दिशिक, है ना। यूनिडायरेक्शनल प्रवाह इसमें दिखाई देता है हमको। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो परितंत्र का संगठक जो है वो कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। डी इसका आंसर हो जाएगा। 62, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? ना, जो लैंडफिल हम रखते हैं ताकि जो कचरा वगैरह है उसको हम वहाँ पर कंपोस्ट कर सके, तो उसमें कौन सी गैस जो है वो निकलती है? तो मीथेन निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पादप, हिरण और शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक देश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो किस क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होगा? परजीवी, मृतोपजीवी, जीवाणु। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है ना। तो जो वृद्धि नहीं करते हैं उसमें क्या क्या शामिल है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्कियां, सौर सेल। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को देश कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसमें? आहार जाल कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो कितना प्रतिशत जो है वो कंज्यूम करते हैं, तो 2% करते हैं। कितना करते हैं, 2% करते हैं। इसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए सुंदरलाल बहुगुणा। देन इसके बाद 69, देश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं ना। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉस्फोरस चक्र जो है वो इसके अंदर नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। जंतु, कुछ जीवाणु, स्वपोषी या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। क्या हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। ओके। नाउ 73, दो संख्याओं का योग 4। अच्छा, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे जिसमें हमें लगेगा, बाकी केवल हम आंसर्स डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि हमें जल्दी से इस सीरीज़ को ख़त्म करना है। देन उसके बाद हम एक और सेशन लेकर आएंगे जिसमें कि हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे पूरा रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह का। ओके। तो अभी हम केवल आंसर्स जो है वो देख लेते हैं। देखो, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की कमी की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, बी वाला है ना, 33/13। फिर 74 जो है, इसका आप डायरेक्टली आंसर्स देख लीजिए, है ना, और अपने आंसर्स चेक कर लीजिए कि आपके आंसर सही है या नहीं है। अगर गलत है तो कितने गलत है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए आपने किस तरह का आपका पेपर जो है वो गया है। 74 का आंसर हो जाएगा सी। 75 का आंसर हो जाएगा, देखो इसको तो आपने शायद सॉल्व किया होगा अगर, तो वेट 74, यस 74 वाले आंसर में आपको क्या करना है, यदि आप इसको इंटू करेंगे 2/3 से तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। जैसे देखो 144 है, इसको इंटू करो 2/3 से, 3 4 ज़ा 12, 2 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 1 9 96, है ना। तो 2/3 का आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर इसमें सारा मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 75 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी 120। ठीक है, 75 का आंसर क्या होगा, 120। इसमें आपको, इसमें किस तरह का सीरीज़ है, 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1.0 से, फिर 1.5 से, फिर 2.0 से, इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपने आप ही आपको आंसर जो है वो इसका मिल जाएगा। देन रिक्त स्थानों में, है ना, तो 76 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, यस बी वाला, है ना। 76 का कौन सा आंसर होगा, बी वाला। इसमें आप देखेंगे तो -5 का आपको डिफरेंस जो है वो इसमें दिखाई देगा। देन उसके बाद है 77 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 20, बी वाला, 77 का बी। 78 का आंसर है आपका डी। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, हर वर्ग आया थे, है ना, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी, 78 का डी। अब 79 का जो आंसर है वो होगा, वेट, यस 79 का है बी, है ना, 79 का क्या है, बी, 79 का हो जाएगा बी वाला आंसर। देन उसके बाद है 80 का आंसर होगा ए वाला, 40 पाई। 80 का क्या आंसर है, 40 पाई, 80 का ए। 81 का आंसर हो जाएगा आपका, ओके, अच्छा इसमें से भिन्न शब्द चुनना है, तो चुनिए क्या होगा इसमें से भिन्न शब्द, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो इसमें से भिन्न कौन सा होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए और सॉल्व कीजिए, ये तो आप भी कर सकते हो, है ना। देखिए 82 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, आई, है ना, 82 का आंसर बी। 83 का दो संख्याओं का अनुपात ये है तो आंसर क्या होगा, 83 का आंसर है आपका सी। चेक कर लीजिएगा आपके सारे आंसर्स अच्छी से, है ना। 84 का आंसर भी क्या है, सी, 84 का भी सी। देन 85 का आंसर है बी वाला, है ना, 85 का क्या है, बी। 86 का है सी, 86 का क्या है, सी, ये रहा 86 का सी। 87 का आंसर है आपका बी, 30
देन 88, 88 का आंसर है आपका ए 22। 89, 89 का आंसर है ए 16:2/3। 90 का आंसर हो जाएगा आपका ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देन 91, 91 का आंसर क्या होगा ए 3, है ना। देन उसके बाद है 92, तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से एक से अधिक का। देन 93, 93 का आंसर है आपका सी। देन 94, 94 का भी सी, ठीक है। 95, 95 का ए, ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया है ना। 96, 96 का आंसर होगा आपका ए 4 वर्ष। देन 97, 97 का आंसर है आपका डी। देन उसके बाद है 98, 98 का आंसर क्या होगा आपका बी। 99, 99 का आंसर है बी 1951। देन उसके बाद 100, 100 का आंसर है सी 1। 101 का आंसर है आपका ए 10। देन 102, 102 का आंसर है आपका ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 103 का है सी 1। देन 104, 104 का है ई। देन 105, 105 का यस, अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं ना। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है, तो किसका पीएच 7 से अधिक होता है, सिरका, रक्त प्लाज्मा, देन गैस्ट्रिक जूस का, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 7 से ज़्यादा है तो मतलब कि क्या होगा, वो बेसिक होगा, है ना। तो बेसिक होगा तो गैस्ट्रिक जूस तो एसिडिक होता है, ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर 105 का जो है वो क्या हो जाएगा बी, रक्त प्लाज्मा। इसका जो पीएच है वो मोर देन 7 होता है, ठीक है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर जो है वो लगभग इसकी दूरी होती है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ जो है वो हमको मिलता है, तो विरंजक चूर्ण जो है वो हमको मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, विरंजक चूर्ण। अब 108, माता पिता से संतति में लक्षणों के है ना, में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आनुवंशिकता, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिकली जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो मदर से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, आनुवंशिकता। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, एम मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तब जाके हमें उसका सही रिजल्ट मिलेगा। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो वो रिएक्शन कर लेगा, है ना। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी वाला। 111 का बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है वो क्या है, वनारोपण करना है। इसीलिए हमने पढ़ा था हमारे सेशंस में भी मिष्टी, है ना। मिष्टी प्रोग्राम इंडिया ने स्टार्ट किया है, किसके लिए, मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए। क्यों, क्योंकि मैंग्रोव जो है ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में हमें मिलते हैं, है ना। तो कोस्टल एरियाज़ में है, तो यदि हमें साइक्लोन रेन से नेगेटिव इफेक्ट्स को रिड्यूस करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं हमारे लिए, ओके। देन उसके बाद है 112, खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, तो क्यों, मतलब इसकी परत हम क्यों चढ़ाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए हम उसकी परत उस पर चढ़ाते हैं। 112 का ए। 113, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो एस्ट्रोजन का स्राव, प्रेस्ट्रोजन का स्राव, डिंब का निर्माण। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। अंडाशय जो ओवरी है ना, ओवरी का क्या काम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब इमली में कौन सा अम्ल है, तो इमली में कौन सा अम्ल हमको मिलता है, तो टार्ट्रिक अम्ल मिलता है, ठीक है। कौन सा अम्ल मिलता है, टार्ट्रिक अम्ल। 115, कॉलीफॉर्म क्या होता है ना, तो कॉलीफॉर्म क्या होते हैं, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, है ना। तो ये क्या है, बैक्टीरिया होते हैं कॉलीफॉर्म। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है ना। चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, सदिश मात्रा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सदिश मात्रा। 118, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो खड़े होने की स्थिति में, ठीक है, खड़े होने की स्थिति में भी। 119, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तित कौन सा होता है, तो बैंगनी होता है ना, तो बी होगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगी,
उठेगी, है ना। जो मिट्टी का तेल है उसकी सतह क्या हो जाएगी, उठ जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम होती है, तो बर्फ़ नीचे जाएगा, पिघलेगा, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे चला जाएगा, और जो तेल होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो देखिए हमने पूरे 120 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे थोड़ा एनालिसिस करने के बाद, है ना, कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। वैसे तो एग्ज़ाम पेपर काफ़ी टफ था, है ना, तो कट ऑफ कम ही जाएगा, बट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में हमारे कि कट ऑफ से रिलेटेड क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।